हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो आप देख रहे हैं पीआर नैनो रिसर्च सेंटर। तो हम लोग यूपीएससी का टेस्ट कर रहे हैं, जिसको भी 2025 में एग्जाम देना है, ये उनके लिए टेस्ट है। तो ये है विजन आईएएस का टेस्ट। आज है टेस्ट नंबर 26। तो चलिए, इसके पहले बहुत सारे टेस्ट कराए गए हैं और इसका पीडीएफ टेलीग्राम प्रोवाइड कराया जाता है। टेलीग्राम का लिंक है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर को शॉर्ट में लिखकर 2024 लिखेंगे तो आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाला गया है। इसके पहले का जितना वीडियो है प्लेलिस्ट बनाया गया है, इंग्लिश हिंदी सब में, आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चन हो भी चुका था, लगभग 65 क्वेश्चन। आज उसके आगे से किया जाएगा और जितना नज़दीक एग्जाम आता जाएगा एक एक फुल लेंथ टेस्ट कराया जाएगा। तो अभी तो बस प्रैक्टिस करते रहिए ताकि कंटिन्यू बने रहे आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 शुरू करेंगे। अब इसके पहले का एक पार्ट 1 बनाया गया, उसको जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत के वार्षिक बजट का हिस्सा नहीं है? वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, मध्यावधिक राजकोषीय नीति विवरण, राजकोषीय नीति रणनीति विवरण, माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण। क्वेश्चन नंबर 66। तो इसमें सभी है। ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, ये नहीं है। वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ द्वारा वर्ष 2014-15 को आधार वर्ष के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वही दूसरा है, चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 67। तो चलिए देखेंगे, सीएसओ द्वारा ये 2014-15 का आधार वर्ष बता रहा है। 2014-15 का नहीं है, बल्कि 2011-12 का है। पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा है कि चालू वर्ष के वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद की गणना में उत्पादन की मात्रा निश्चित रहती है। तो ये सही है, मतलब पहला गलत दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ओनली 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 देखेंगे। मसाला बांड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मसाला बांड भारतीय पूंजी भारत बाजार में जारी किए गए लिखत हैं। तो वही दूसरा है, इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास से संबंधी पहल को सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। कितने कथन सही हैं इसमें से? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 68। देखिए, मसाला बांड ये भारतीय रुपया मूल्य वर्गित ऋण लिखत है जो विदेशी पूंजी बाजारों में जारी किए जाते हैं। यहाँ पे क्या कहता है कि मसाला बांड भारतीय पूंजी बाजार में जारी किए जाते हैं। ये कहाँ पे जारी होते हैं? विदेशी में, विदेशी के व्यापार में बाजार में होते हैं। पहला कथन गलत। दूसरा है कि इनका उद्देश्य भारत में निजी क्षेत्र की अवसंरचना के विकास से संबंधी पहल को और सहायता प्रदान करने के लिए धन जुटाना है। तो ये सही है, मतलब पहला गलत दूसरा सही। तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, हो जाएगा ओनली 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखेंगे। 69, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, सूखा प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम डीपीएपी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू किया गया था। तो ये दूसरा है, रोलिंग प्लान को पांचवी पंचवर्षीय योजना के अस्वीकार किए जाने के बाद क्रियान्वित किया गया था। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69। देखिए, ये जो सूखा प्रवण वाला है ना, ये चौथी पंचवर्षीय योजना में हुआ था। चौथी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। चौथी का कब था? वो 1969 से 1969-74 तक का था। तो पहला कथन तो गलत हो जाएगा। और दूसरा है कि ये रोलिंग प्लान को पांचवी जो पंचवर्षीय योजना थी इसको अस्वीकार किया गया था। तो ये सही है। रोलिंग प्लान देखिए वो था जैसे कि पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए होता था। तो मोरारजी देसाई की सरकार आई 1978 में और रोलिंग प्लान लेकर आई थी ताकि एक एक साल का हो सके।
तो दूसरा, पहला गलत है, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, ओनली हो जाएगा 2। चलिए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। अनाज के बफर स्टॉक की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के दौरान शुरू की गई थी? पहली, तीसरी, चौथी या 11वीं? देखिए, बफर स्टॉक से तात्पर्य किसी वस्तु के ऐसे भंडार से है जिसका उपयोग मूल्य में उतार चढ़ाव और अप्रत्याशित आपात स्थितियों को प्रति संतुलित करने के लिए किया जाता है। बफर स्टॉक आमतौर पर आवश्यक वस्तुओं और आवश्यकताओं जैसे खाद्यान्न, दालों आदि के लिए बनाया या रखा जाता है। और वही भारत में बफर स्टॉक की अवधारणा पहली चौथी पंचवर्षीय योजना, पहली बार जो हुआ था तो चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 में हुआ था, चौथी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, 1969 से 74। इसके पहले ही बताया था मैंने, इसको पेश किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 देखेंगे। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली से युक्त होती हैं। तो वही दूसरा है, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में किया गया है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 71। तो पहला कहता है कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां परमाणु ऊर्जा से चलने वाली प्रणोदन प्रणाली से युक्त है, पहला कथन गलत हो जाएगा। देखिए, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां जो है डीजल इलेक्ट्रिक है, ये आक्रामक पनडुब्बियां हैं। दूसरा कहता है कि कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों का निर्माण भारत और रूस के बीच सहयोग के एक भाग के रूप में किया गया है, तो दूसरा भी कथन हो जाएगा गलत। कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां भारत और फ्रांस के बीच का सहयोग है, न कि रूस। दोनों ही कथन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। ठीक है, दोनों कथन गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72। वासुकी इंडिकस शब्द प्रायः किसके संदर्भ में सुर्खियों में रहा? पहला है, भारत में पाए जाने वाले विषैले सांप की एक प्रजाति के जीवाश्म के। दूसरा है, पश्चिमी घाट में खोजी गई उभयचर की एक नई प्रजाति के। तीसरा है, केवल हिमालय में पाए जाने वाला एक औषधि पौधा के। और चौथा है, उत्तर पूर्व भारत में पाई जाने वाली एक प्रारंभिक मानव प्रजाति के। क्वेश्चन नंबर 72। देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि आईआईटी रुड़की के शोधकर्ताओं ने अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक जीवाश्म की खोज की है। और सांपों की प्रजाति संभवतः 47 मिलियन वर्ष पहले ये मध्य इओसिन युग के दौरान जीवित हुई थी। ठीक है, तो इसमें क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, सांपों का था, विषैले सांप। चलिए क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादक क्षमता से कम होती है। तो वही दूसरा है, कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीतिकारी अंतराल को कम कर सकती है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, इसमें पहला कह रहा है, स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जहां समग्र मांग किसी अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता से कम होती है, तो पहला ही कथन हो जाएगा गलत। स्फीतिकारी अंतराल एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें समग्र मांग एक अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता यानी पूर्ण रोजगार स्तर पर समग्र मांग से अधिक होती है। स्फीतिकारी अंतराल वर्तमान वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और पूर्ण रोजगार पर संचालित अर्थव्यवस्था की जीडीपी के बीच अंतर की माप है, तो पहला कथन गलत हो जाएगा। और दूसरा कहता है कि कर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी स्फीतिकारी अंतराल को कम कर सकती है, तो ये सही है। स्फीतिकारी, देखिए, अंतराल को इस पे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है जिससे सरकारी व्यय में कमी करके कर में वृद्धि करके बॉन्ड और प्रतिभूतियां जारी करके ब्याज दर में वृद्धि और अंतरण भुगतान में कमी करके नियंत्रित किया जा सकता है। तो पहला कथन गलत, दूसरा सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली हो जाएगा 2। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 74। चलिए, निम्नलिखित विदेशी निवेशों पर विचार कीजिए। पहला है, एक विदेशी विनिर्माणकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना जो उसे उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करती है। तो वही दूसरा है, एक विदेशी कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है। और तीसरा है, एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वह अपने देश में संचालित करती है। बताना है कि उपर्युक्त में से किसे भारत में आने वाली हॉरिजॉन्टल क्षैतिज यानी एफडीआई माना जाता है।
1 और 3, 1 या 3 या 1 और 2? चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे। देखिए, एक विदेशी विनिमयकर्ता द्वारा एक भारतीय कंपनी में हिस्सेदारी अर्जित करना, जो उसकी ज़रूरतों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है, तो ये हॉरिजॉन्टल नहीं बल्कि ये वर्टिकल है, ठीक है? वर्टिकल है। वही दूसरा है कि एक कंपनी द्वारा एक भारतीय व्यवसाय में निवेश करना जो उसके मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है, मुख्य व्यवसाय से संबंधित नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? ये कांग्लोमरेट हो जाएगा। मतलब कि इसके अंतर्गत क्या होता है एफडीआई से, कि व्यवसायों में विदेशी निवेश शामिल होता है जो निवेशक के मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों को संबंधित नहीं होते हैं। पहला गलत, दूसरा गलत। तीसरा देखते हैं, एक विदेशी कंपनी द्वारा भारत में उसी तरह का व्यवसाय स्थापित करना जैसा वह अपने देश में संचालित करता है, तो ये वर्टिकल हो जाएगा, ठीक है? नहीं, ये हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ये ठीक है। तो तीसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा गलत है। तो ओनली 3 किसमें है? ऑप्शन नंबर सी में है, ओनली 3। आगे बढ़ते हुए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता। बताना है उपरोक्त में से कितने भारत में पंचवर्षीय योजनाओं के प्राथमिक लक्ष्य थे? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या तो सभी 4? क्वेश्चन नंबर 75। भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत देखेंगे, प्राथमिक लक्ष्य था आर्थिक विकास, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता और समानता। सभी है तो ऑप्शन नंबर क्या लगा देंगे? डी लगा देंगे। सभी के सभी कथन सही है, मतलब चारों कथन सही है। चलिए 76 नंबर देख लीजिए। हाल ही में एस्ट्राजेनेका ने पहली बार स्वीकार किया कि उसकी कोविड-19 वैक्सीन कोविशील्ड के दुर्लभ मामलों में थ्रोम्बो थ्रोम्बोसिस विद थ्रोम्ब थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस सहित कुछ दुष्प्रभाव थे। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा थ्रोम्बोसिस शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है? थ्रोम्बोसिस किसके बारे में कहता है? चलिए देखेंगे। थ्रोम्बोसिस यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं। तो ये दूसरा कहता है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें हड्डियों के घनत्व में कमी होती है और यह बुजुर्ग आबादी को प्रभावित करती है। और तीसरा है, हृदय की मांसपेशियों के संकुचन से दिल का दौरा पड़ता है। और चौथा है, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायरल संक्रमण के कारण नसों में सूजन आ जाती है। कौन सा होगा इसमें से? क्वेश्चन नंबर 76। थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है, ऑप्शन नंबर पहला लगा देंगे, यह एक दुर्लभ स्थिति है जिसमें शरीर में असामान्य स्थानों पर रक्त के थक्के जम जाते हैं। पहला सही है। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे अब। आउटकम बजटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजनावार परिव्यय प्रदान करती है। तो वही दूसरा है, इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। कितने सही हैं? केवल 1, केवल 2, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 77 कहता है पहला कि यह वर्ष के दौरान संगत परिणामों के आधार पर सभी मंत्रालयों के लिए परियोजनावार परिव्यय प्रदान करती है। पहला कथन सही है। आउटकम बजटिंग देखिए एक बजट परियोजना है। यह वर्ष में प्राप्त किए जाने वाले संगत परिणामों यानी मापनीय भौतिक लक्ष्यों के लिए सूचीबद्ध सभी केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों और संगठनों के लिए परियोजनावार परिव्यय प्रदान करती है। यह सभी सरकारी कार्यक्रमों के विकास परिणामों को मापता है। और दूसरा है कि इसके परिणाम न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में बल्कि गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित परिणाम होते हैं। तो दूसरा भी कथन सही हो जाएगा। देखिए इसके परिणाम स्वरूप न केवल मौद्रिक इकाइयों या भौतिक अवसंरचना के संदर्भ में अपेक्षित परिणाम होते हैं बल्कि ये गुणात्मक लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में भी अपेक्षित होते हैं। पहले चरण में संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्य के लिए वांछित परिणामों को परिभाषित किया जाता है। इसके बाद लक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रयासों की पहचान करने की प्रक्रिया होती है। अतः
अंत में क्या होता है कि पहचाने गए प्रयासों को लागू करने के लिए आवश्यक व्यय का अनुमान लगाया जाता है, जो उस विशेष वर्ष के बजट में एक लाइन आइटम के रूप में शामिल होता है। तो दूसरा भी कथन सही, पहला भी कथन सही, दोनों ही कथन सही, तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? सी लग जाएगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 78। कुडियाट्टम कला के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह केरल की एक संस्कृत नाट्य परंपरा है। तो ये दूसरा है, यह चाक्यार समुदाय द्वारा किया जाता है। तीसरा है, इसे यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78। कुडियाट्टम संस्कृत रंगमंच परंपरा केवल केरल में ही बची हुई है और इसके कलात्मक चाक्यार समुदाय संबंधित है, जिनके लिए इस कला का प्रदर्शन कुल धर्म के रूप में माना जाता है। तो केरल में होता है, सही है, और चाक्यार का भी है, ये सही है। दोनों कथन सही है इसमें। तीसरा है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो हाँ, किया गया है, ये 2008 में किया गया था। तीसरा भी सही है। जब तीनों ही कथन सही है तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भारत में विमानन क्षेत्रक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, नागर विमानन क्षेत्रक सकल घरेलू उत्पाद में 3% से भी कम योगदान करता है। दूसरा है, नागर विमानन महानिदेशक डीजीसीए नागरिक विमानन के क्षेत्रक के लिए एक नियामकीय संस्था है। और तीसरा है कि क्षेत्रीय संपर्क की योजना उड़े देश का आम नागरिक उड़ान केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होगी। तो कितने कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 कहता है, नागर विमानन क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद 3% से भी कम योगदान करता है। 3% से भी कम करेगा। देखिए, नागर विमानन क्षेत्र का घरेलू उत्पादन जो 5% योगदान करता है और 4 मिलियन लोगों को नौकरियां प्रदान करता है। तो 5% है, न कि 3% से कम। पहला कथन गलत। वही दूसरा है कि नागर विमानन महानिदेशक नागरिक विमानन के क्षेत्र के लिए एक नियामकीय संस्था है। तो ये सही है, दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। तीसरा बोलता है, क्षेत्रीय संपर्क की योजना उड़े देश का आम नागरिक केवल 200 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करने वाली उड़ानों पर लागू होगी। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। 200 से 800 किलोमीटर के बीच की दूरी तय करेगा, न कि 1200। तो पहला गलत, तीसरा गलत, दूसरा सही है। कितने सही हैं? केवल एक सही है। ऑप्शन नंबर ए लग जाएगा, ओनली वन। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे 80। भारत में निर्वाचनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ईवीएम का विनष्ट होना, बूथों का बलात् ग्रहण, बूथ कैप्चरिंग। तीसरा है, प्राकृतिक आपदाएं। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान को अमान्य घोषित करने के लिए उपयुक्त में से कितने कारण वैध हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदान केंद्र पर मतदान को अमान्य घोषित करने के लिए ईवीएम का विनष्ट होना, ठीक है। बूथों का बलात् ग्रहण मतलब बूथ कैप्चरिंग, ये भी ठीक है। और प्राकृतिक आपदाएं, तो ये भी ठीक है। मतलब तीनों ही हो जाता है, अमान्य घोषित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए, इसमें सभी कथन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, सभी के सभी कथन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखेंगे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कलेसर वन्यजीव अभयारण्य में प्रस्तावित 4 बांधों के निर्माण पर रोक लगा दी है। इस संदर्भ में भारत के निम्नलिखित राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों में से किसमें कलेसर वन्यजीव अभयारण्य अवस्थित है? कलेसर वन्यजीव अभयारण्य पूछ रहा, कहाँ पर है? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हरियाणा में है। ठीक है। 82। लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित परिवर्तों चरों पर विचार कीजिए। आय, लाभ, बैंक बैलेंस, इक्विटी, शेयर होल्डिंग। उपयुक्त में से कितने को प्रवाह परिवर्तों यानी चरों के रूप में वर्गीकृत किया गया है? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, या तो सभी चार।
क्वेश्चन नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 82। तो देखेंगे इसमें आर्थिक चर वह कारक है जो निर्धारित करने में सहायता कर सकता है। अर्थव्यवस्था कैसे कार्य करती है, इसका अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो प्रवाह को एक समयावधि के लिए परिभाषित किया जाता है। अतः इसमें आय आय अथवा निर्गत अथवा लाभ ऐसी संकल्पना है जिसे तभी अर्थ निकलता है जब अवधि निर्धारित हो। उसको प्रवाह कहते हैं क्योंकि एक समय अवधि के लिए होते हैं। ठीक है, प्रवाह। तो ये हो जाएगा बैंक बैलेंस इक्विटी शेयर, इसमें हटा देंगे, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वतंत्रता भारत में भूमि सुधारों का प्राथमिक उद्देश्य था। पहला है भूमिहीन कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण। दूसरा है रियल एस्टेट क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए विखंडित भूजोतों की चकबंदी। तीसरा है भारी उद्योगों को बढ़ावा देना। और चौथा है वाणिज्यिक कृषि को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि भूमि का निजीकरण। क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 में ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे, भूमिहीन कृषकों को भूमि का पुनर्वितरण। कृषि में समानता लाने के लिए भू सुधारों की आवश्यकता हुई, जिसका मुख्य उद्देश्य जोतों के स्वामित्व में परिवर्तन करना था। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर देखेंगे अब 84। चलिए एडीबी के बारे में आ गया। एशियाई विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत एडीबी के शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। दूसरा कहता है वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य हैं। और तीसरा है यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करता है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है कि भारत एडीबी के शीर्ष 5 सबसे बड़े शेयर धारकों में से एक है। तो पहला कथन सही है। ठीक है, पहला कथन सही हो जाएगा। देखिए एडीबी जो है 1996 में बना था। कब बना था? 1996 में। और इसमें देखेंगे कुल इसके कुल शेयर धारकों में से 15.6% हिस्सा है। इसमें चाइना का है कितना? चाइना का है 6.4%, भारत का है 6.3%, और ऑस्ट्रेलिया का है 5.8%। इस प्रकार भारत शीर्ष में से 5 सबसे बड़ा शेयर धारकों में से एक हो जाता है। तो पहला कथन सही। दूसरा बोलता है वर्तमान में इसके 100 से अधिक सदस्य हैं। तो इसमें देखिए कुल 68 सदस्य हैं, 100 नहीं 68 है। दूसरा कथन गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि यह केवल सार्वजनिक क्षेत्र की परियोजनाओं और सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजनाओं को वित्त पोषण प्रदान करता है। तो तीसरा भी कथन हो जाएगा गलत। क्षेत्र में विकास उद्देश्यों की सार्वजनिक और निजी पूंजी के लिए निवेश को बढ़ावा देना होता है। तो पहला सही है, दूसरा तीसरा गलत है। कितने सही हुए? ओनली 1, ऑप्शन नंबर ए लगेगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। भारत में पोत परिवहन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से लगभग 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। तो वही दूसरा है अंतर्देशीय जल परिवहन IWT भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही या दोनों गलत? क्वेश्चन नंबर 85। तो भारत के व्यापार का मात्रा के हिसाब से लगभग 95% और मूल्य के हिसाब से 68% व्यापार समुद्री मार्गों से होता है। सही बात है, होता है। वही दूसरा है अंतर्देशीय जल परिवहन, यानी कि अब IWT भारत के संगठित माल परिवहन का 2% से भी कम वहन करता है। तो ये भी सही है। दोनों ही कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लग जाएगा। दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे। भारत के अवसंरचना क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारतीय रेलवे लंबाई की दृष्टि से विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। दूसरा है राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का 10% है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 86। तो देखिए यूएस, रूस, चाइना के बाद किसका नंबर आता है? भारत का, यानी कि इंडिया का नंबर आता है। विश्व का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। पहला कथन सही है।
दूसरा कहता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग भारत के कुल सड़क नेटवर्क का लगभग 10% है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। कुल सड़क नेटवर्क का मात्र 2% है, किंतु इन पर कुल सड़क यातायात का लगभग 40% आवागमन भी होता है। तो पहला सही, दूसरा गलत, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है मूल्य अनुसार कर, यानी कि एड वेलोरम टैक्स किसी वस्तु के आकलित मूल्य पर आधारित कर होता है, जैसे कि अचल परिसंपत्ति या व्यक्तिगत परिसंपत्ति। तो वही दूसरा है वस्तु एवं सेवा कर मूल्यानुसार कर है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 87, तो चलिए देखेंगे, इसमें दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन सही है। दूसरा क्या कहता है कि वस्तु एवं सेवा कर एक मूल्यानुसार कर है, तो बिल्कुल सही बात है, दोनों ही है। जीएसटी क्या है? 18% मूल्यानुसार है, 28%। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे। भारत की वित्तीय आसूचना एकक FIU के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह गृह मंत्रालय के प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकार के अधीन कार्य करता है। तो वही दूसरा है भारत में बैंकों के लिए 2.5 लाख रुपए से अधिक के लेन देन पर FIU को मासिक नगद लेन देन रिपोर्ट CTR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 88, तो ये गृह मंत्रालय के नहीं बल्कि फाइनेंस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वित्त मंत्रालय। पहला कथन गलत। दूसरा है कि यह 2.5 लाख रुपए से अधिक लेन देन FIU को मासिक नगद लेन देन CTR प्रस्तुत करना अनिवार्य है। तो इसमें 10 लाख रुपए से या विदेशी मुद्रा के समतुल्य से अधिक लेन देन होगा, 2 लाख का नहीं, 2.5 लाख का नहीं। दूसरा भी गलत कथन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे, दोनों के दोनों कथन गलत है। चलिए 89 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक फल पकाने के लिए व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? चलिए फल पकाने वाला, मेथनॉल, एथिलीन, प्रोपाइटर अल्कोहल या सोडियम कार्बोनेट। H2C/HCH2, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, एथिलीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है और यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता है। कथन दूसरा है कि यहाँ पर क्योंकि का शब्द यूज करेंगे। सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा किया जाता है। कितने सही हैं इसमें से? कितने कथन सही हैं? दोनों कथन सही है, सही व्याख्या करता है या तो सही व्याख्या नहीं करता है। पहला सही है, दूसरा गलत है, या पहला गलत है, दूसरा सही है। तो चलिए देखेंगे, इसमें भी केवल शब्द का प्रयोग देखेंगे। सार्वजनिक वस्तुओं का लाभ सभी को प्राप्त होता है, यह किसी विशेष उपभोक्ता वर्ग तक सीमित नहीं होता। पहला कथन सही है। वही दूसरा कहता है कि सार्वजनिक वस्तुओं का उत्पादन केवल सरकार द्वारा किया जाता है, तो दूसरा कथन गलत हो जाएगा। जब दूसरा कथन गलत तो पहला ऑलरेडी सही है, ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे कि पहला कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। चलिए 91 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। मांग जमा स्वीकार करना, धन प्रेषण सेवाएं, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना, और चौथा है असेवित एवं अल्पसेवित वर्गों को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना। भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त में से कितनी सेवाएं प्रदान की जाती हैं? केवल एक, केवल दो, केवल तीन, तो सभी चार। किसके बारे में है कि भारत में भुगतान बैंकों द्वारा उपयुक्त में से कितने सेवाएं प्रदान की जाती हैं? 91, तो मांग जमा स्वीकार करना है, धन प्रेषण है, नेट बैंकिंग और फंड ट्रांसफर सेवाएं प्रदान करना है। चौथा नहीं होगा, असेवित एवं अल्पसेवित वर्गों को क्रेडिट कार्ड एवं ऋण उपलब्ध कराना, तो चौथा नहीं होगा। तो 3 कथन हो रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, हो जाएगा ओनली 3, ओनली 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 92 देखेंगे। प्रायः सुर्खियों में देखी जाने वाली रीजेनरेटिव ब्लू इकोनॉमी मैपिंग द ब्लू इकोनॉमी रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की गई थी? विश्व बैंक द्वारा, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, या WWF यानी कि प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष। क्वेश्चन नंबर 92,
क्वेश्चन नंबर 92 में लगा दीजिए ऑप्शन नंबर बी IUCN। चलिए 93 नंबर देखेंगे। भारत में दूरसंचार क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। और दूसरा है, इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति है। और तीसरा, भारत के सभी 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित में प्रदेश में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। कितने कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 93। चलिए, भारत 1 अरब से अधिक उपभोक्ता आधार के साथ विश्व का दूसरा सबसे बड़ा दूरसंचार बाजार है। पहला सही है। और दूसरा है, इस क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के माध्यम से 74% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अनुमति है। तो 74 नहीं बल्कि 100 है। और तो दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा है कि भारत के सभी 28 राज्यों 8 केंद्र शासित प्रदेशों में 5G नेटवर्क की शुरुआत हो चुकी है। तो तीसरा सही है। तो 1 और 3 यानी 2 कथन सही हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली 2 हो जाएगा। चलिए 94 नंबर। लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र है। तो ये दूसरा है, इसे विधिक सेवा प्राधिकार अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया है। तीसरा है, लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 94। तो देखेंगे, यह एक वैकल्पिक विवाद समाधान ADR तंत्र है, सही है। दूसरा है, इसे विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंतर्गत सांविधिक दर्जा प्रदान किया गया, ये भी सही है। तीसरा है, लोक अदालतों में मामलों का निर्णय करने वाले व्यक्ति सदस्य न्यायिक क्षमता में कार्य करते हैं। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा। देखिए, इसमें कर्नाटक हाई कोर्ट के एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया गया है कि लोक अदालत की कार्रवाई की प्रकृति न्यायिक नहीं है। तीसरा कथन गलत, पहला और दूसरा सही है। तो क्या लगेगा? ओनली 2, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। हाल ही में खोजी गई 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती पड़ता बेट निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित है? पड़ता बेट 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा का, ये कहाँ है? पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। तो गुजरात के कच्छ में पड़ता बेट नामक स्थान पुरातत्व उत्खनन के दौरान 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है। गुजरात, ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। GST के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एकल व्यापक प्रत्यक्ष है कर है। और दूसरा है, यह संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है। कितने सही हैं? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 96। तो पहला क्या कहता है? यह एकल व्यापक प्रत्यक्ष कर है, तो पहला कथन गलत है। यह एक एकल व्यापक अप्रत्यक्ष कर है, मतलब डायरेक्ट टैक्स थोड़ी ना, ये GST इनडायरेक्ट टैक्स है ना। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि यह संपूर्ण देश में लागू गंतव्य आधारित उपभोग कर है, तो दूसरा सही है। ऑप्शन नंबर बी लगा देंगे, इसमें ओनली 2 हो जाएगा। 97 नंबर। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पद और अर्थ है। अवस्फीति, मूल्यों में निरंतर गिरावट। अपस्फीति, मुद्रास्फीति की दर में कमी। पुनः स्फीति, आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि। कितने युग्म सम्मिलित हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97। अपस्फीति। देखिए, अपस्फीति क्या होता है? यह मुद्रास्फीति की दर में कमी को संदर्भित करती है। और अपस्फीति में राष्ट्रीय आय, उत्पादन और रोजगार में कमी के बिना मूल्य स्तर में कमी होती है। सामान्य तौर पर अपस्फीति अवांछनीय होती है, इसमें वांछनीय। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो
इसमें क्या लगाएंगे, अपस्फीति में मुद्रास्फीति की दर में कमी। वही अपस्फीति की बात करते हैं तो ये मूल्यों में निरंतर गिरावट होता है। पुनःस्फीति होता है आर्थिक सुधार के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि, यानी तीसरा सही है। पहला का एक्सचेंज कर दिया है पहले दूसरे से, तो क्या लग जाएगा, ए लगाएंगे, ओनली वन, केवल एक युग में सुमेलित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, फसल उत्सव और राज्य दिया है। बोहाग बिहू पश्चिम बंगाल, पुथांडु तमिलनाडु, पोइला बैसाख छत्तीसगढ़, विशु आंध्र प्रदेश। कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, केवल तीन, है तो सभी चार। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 देखिए, ये बोहाग बिहू कहाँ का है, ये असम का है, ठीक है, असम का है, तो पहला कथन हट जाएगा। पुथांडु, तो पुथांडु देखिए ये कहाँ का है, ये तमिल नव वर्ष को मनाया जाता है, तमिल मतलब तमिलनाडु का, दूसरा सही है। पोइला बैसाख, बैसाख जैसे बोलते हैं ना नमस्कार, कहाँ बोलते हैं, बांग्ला में, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। विशु कहाँ का है, विशु, तो विशु है केरल का, कहाँ का, केरल का है। तो सिर्फ कौन सा कथन सही हुआ, तीसरा भी गलत हो गया, चौथा भी गलत हो गया, पहला भी गलत हो गया, ओनली वन, यानी दूसरा कथन सही है, ऑप्शन नंबर ए लगा देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे, 99, इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई के अंतर्गत उन वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापा जाता है जिन्हें परिवार घरेलू उपभोग के लिए प्राप्त करते हैं। तो दूसरा है, एकरूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई के दौर मौजूदा सभी चार प्रकारों को ही आधार वर्ष पर रखा गया है। कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, दोनों सही है, दोनों गलत। क्वेश्चन नंबर 99, इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई। पहला ऑप्शन है, सीपीआई मेजर चेंज ओवर टाइम इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस of goods and services that household acquire for the purpose of consumption. And second option, all the existing four type of CPI have been placed at same base year for the sake of uniformity. Which of the statement given above is are correct, मतलब कितने कथन सही हैं इसमें से, चलिए देख लीजिए। तो इसमें पहला कथन सही है और दूसरा कथन गलत है। दूसरा क्यों गलत है, एकरूपता बनाए रखने के लिए सीपीआई के मौजूदा सभी चार प्रकारों की एक ही आधार वर्ष से रखा गया है। तो देखिए सीपीआई जो है यह महात्मा गांधी मतलब मनरेगा के तहत सरकार के ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए प्रस्तावित है, और वर्तमान में मनरेगा के लिए मजदूरी निर्धारित करने के लिए CPIL यानी कृषि श्रमिक का उपयोग किया जाता है। इसे भी श्रम ब्यूरो द्वारा 1983 के आधार वर्ष के साथ संकलित किया जाता है, इसलिए दूसरा कथन गलत, पहला कथन सही। ऑप्शन नंबर क्या लगेगा, ए लगेगा। चलिए आज का लास्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 100। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, श्रम बल में 15 से 59 वर्ष के कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल हैं। तो वही दूसरा है, श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। और तीसरा है, बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है। कितने सही हैं, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, या तो कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 100। अच्छा इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, लेबर फोर्स इंक्लूड ऑल द पीपल इन द वर्किंग एज ग्रुप ऑफ 15 to 59 years. And second option, worker population ratio is defined as the percentage of employed person in population. And third, employment rate is the percentage of person employed among the person in the labor force. How many of the statements given above are correct? Only one, only two, only three, or none? कितने कथन सही हैं, क्वेश्चन नंबर 100। चलिए देखेंगे। पहला कहता है कि श्रम, ये 15 से 59 वर्ष का तो ठीक है, लेकिन इसमें बोलता है कार्यशील आयु समूह के सभी लोग शामिल हैं, तो इसलिए गलत हो जाएगा। देखिए इसमें क्या है
कि जो लोग काम करने में सक्षम या इच्छुक हैं, इसमें कार्यबल यानी काम करने वाले लोगों की संख्या और बेरोजगार दोनों शामिल हैं, ठीक है? कार्यशील नहीं, बेरोजगार भी शामिल हैं। तो पहला कथन गलत हो जाएगा। दूसरा बोलता है श्रमिक जनसंख्या अनुपात को जनसंख्या में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो दूसरा कथन इसमें सही हो जाएगा। और तीसरा है बेरोजगारी दर को श्रम बल में शामिल व्यक्तियों में से बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो तीसरा भी कथन सही है। कितने सही हैं? तो पहला गलत, दूसरा और तीसरा सही, मतलब 2 कथन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी लग जाएगा, ओनली हो जाएगा 2। तो चलिए देखेंगे ये 2025 के 25 के लिए हम लोग यूपीएससी 2025 का 25 के लिए टेस्ट कर रहे थे और ये है टेस्ट नंबर 26, ठीक है? इसके पहले का जितना भी टेस्ट है 1 से लेकर 25 तक का, उन सबको आप लोग जाकर इसको रिवीजन कर लीजिए, देख लीजिए। और देखिए इसका पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा अभी, इसका लिंक है पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर 2024 लिखेंगे तो आपको इसका लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक इसमें डाला गया है, तो उसमें से भी आप जाकर ले सकते हैं। और देखिए इसी पर बहुत सारे इस पे जो है विजन आईएएस का मैगजीन भी चलाया गया है, इस टेस्ट को इंग्लिश में भी कराया गया है, तो आप सभी लोग जाइए, जिसमें कंफर्ट हो उसको भी जाकर रिवीजन करिए, पढ़िए और अपने एग्ज़ाम को अच्छे से क्वालिफाई करिए। और जितना जल्दी नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा, मतलब एग्ज़ाम और नज़दीक आता जाएगा, उसको क्या किया जाएगा और प्रोवाइड कराया जाएगा उसको एक फुल लेंथ। और आरओ का भी टेस्ट चलाया जाएगा, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, तो उसके लिए जितने लोग भी आरओ के लिए इच्छुक हों वो भी टेस्ट दे सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा कमेंट किया करिए, अपना फीडबैक दिया करिए, वीडियो कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है। आपकी जो भी समस्या हो टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं और वीडियो कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई भी वीडियो में तुरंत आपको रिप्लाई किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।